अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 411 का फाइनल टर्म रिलेटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि मिड आपके हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 23 है उर्दू निसाब के अहदाफ जमात चहारम के लिए। अब ये आपका एक टॉपिक है। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे वीडियोस देख के, या यूं कह लूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देख के पेपर अटेम्प्ट किया, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट कहती हूँ वही चीज़ आपके पेपर में आ रही होती है, और जिस चीज़ को स्किप करती हूँ वो आपके पेपर में कभी भी नहीं आती। सो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मुशाहिदा करना। अब ये वो लेवल है जब अब हम क्लास 4 के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि मुशाहदाती अमल जो होता है उसे मज़ीद आगे बढ़ाया जाता है और इस सतह पर ले जाया जाता है कि टीचर एज अ टीचर बच्चों से तवक्को रखती है कि वो अपनी यूँ समझ अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते हुए या वो आस-पास देखते हुए किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सैर तफरी के लिए लेके जाती है तो खाती है बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, वापस आकर क्वेश्चन करती है तो टीचर इस बात को उम्मीद रखती है कि बच्चे उसका जवाब देंगे सही तौर पर। अब अगला हमारे पास टॉपिक आता है समात और अदराक, यानी कि ये वो लेवल है जिसमें टीचर जो होती है उसकी यूँ समझ लें कि टीचर जो होती है वो स्टूडेंट से इस बात की तवक्को कर रही होती है कि वो हर चीज़ को हमदन गोश होकर सुने, यानी कि वो अटेंशन दे के सुने। वो बच्चा जो है वो गौर से सुने टीचर की बात। अगर टीचर कोई कहानी सुना रही है तो बच्चा वो कहानी सुनकर उसका नतीजा अखज़ कर सके। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब बच्चा सुनने के साथ साथ समझने की सलाहियत को भी मतलब उसके पास होती है, वो उस पर महारत रखता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे वो मतलब उन्हें कहानी सुना दी जाए, उन्हें समझ नहीं आता भी कहानी में हुआ क्या था, वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझना भी साथ ही जारी रहे। गुफ्तगू की महारत, म्यारी लबो लहजे की अहमियत समात और इदराक में भी मुसल्लिम है या मुस्लिम है, और गुफ्तगू की महारत में भी। 4th क्लास का जो बच्चा होता है ना, उसका लबो लहजा मतलब अगर म्यारी लबो लहजे अपनाने पर कादिर हो, इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका हो और अपनी बात बेहतर अंदाज में बता सकता हो, क्योंकि ये बहुत इजी है। मतलब क्लास 4 के बच्चों को जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, ये वो बताया जा रहा है कि 4 क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। उन्हें आप हर चीज़ क्लियर कर दें, मवाद दें, तौज़ीह तशरीह के बगैर आप मवाद आप उन्हें फराहम करें और उस पर वजाहत करें। तेज़ी से कुरात करते हुए भी बच्चे इबारत को समझ सके। लिखने की महारत, अगला आपके पास टॉपिक आता है बच्चा लिखने में बेहतरीन होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, कौन से मार्कर से लिखा जाएगा, किस अंदाज में लिखा जाएगा, उसकी इमला बेहतरीन होनी चाहिए, बच्चों को अपनी दुरुस्त इमला पर अबूर हासिल हो। नेक्स्ट टॉपिक है आदाब माशरत। अगर बच्चों को हम देखें तो वो अपनी इमारत को सजाने यानी स्कूल को संवारने का उनके अंदर शौक़ होना चाहिए। अपने स्कूल की हिफाजत बच्चों को आनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि सफाई का शौक़ पैदा मतलब टीचर का काम है कि उनके अंदर सफाई का शौक़ पैदा करे। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें गुड रिवॉर्ड दे, उन्हें अच्छे रिवॉर्ड्स दे। अगर गलत करें तो पनिशमेंट दे। तो इस तरह चलते हुए वो ये काम कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर नंबर 23। जल्दी से बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 24 की तरफ। अब 24 भी काफ़ी इजी था, इसमें भी हम क्लास 4 ही के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं क्लास 4 के, आप उन्हें डिफ़िकल्ट पिक दिखा के यानी पेचीदा तस्वीर दिखा कर ना कहानियाँ तरतीब दे सकते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा उन्हें अबूर हासिल होता है। अपने किसी भी सफ़र की दिलचस्प रौदात बयान कर सकते हैं। अगेन समात और इदराक के अंदर हम देखें ना। अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं क्लास 5 की तरफ। 4 को तो हमने कर लिया, अब क्लास 5 में क्या होता है। अब इसमें होता ये है कि जो तलबा होते हैं वो मुख्तलिफ करीब में तवज्जो से बात सुन और समझ सकते हैं। इनकी कुव्वत इत्तेकाज़
इस हद तक बढ़ जाए कि वो तकरीबात में बेजार ना हो। तलबा जो होते हैं वो तवील तकरीर या गुफ्तगू से तंग ना आए, तो इतना ज़्यादा टीचर उन्हें ट्रेन कर देती है, वो अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि आप जो बात कर रहे हो उसके अंदर जो पोशीदा आपका एक मतलब आप उससे जो बात बताना चाहते हो, उसका नतीजा जो आप चाहते हो, वो बच्चा आसानी से अखज़ कर सकता है। बच्चे की गुफ्तगू और बातचीत में दलाइल होने चाहिए। बच्चा जो है वो उसे ड्रामे में शिरकत का शौक़ हो, वो मुकलमात को बुलंद आवाज़ से बोल सके। ये क्लास 5 के बच्चों के लिए था। अगेन लिखने की महारत वही है कि बच्चा आसानी से लिख सके, उसे अंदाज़ा हो कि क्या इंतखाब कर रहा है। क्लास 5 का बच्चा जो होता है वो अगर उर्दू का लिख रहा है तो उसमें वो अशार को यूज़ कर सकता है, यानी कि उसे इतना ज़्यादा अबूर हासिल हो जाता है कि वो आसानी से अशार को यूज़ करता है। तो ये था लेक्चर नंबर 24। या अब जितना हम आगे बढ़ेंगे ना, इनमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ज़्यादा आते जाएंगे। ये आपके कोई हैं 7-8 लेक्चर ऐसे हैं जिनमें हम सिंपल ऑब्जेक्टिव ही की बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 25 में हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अमूमी मकासद। अब हम क्लास 6 से क्लास 8 की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, इस क्लास में जो बुनियादी लसानी महारतें होते हैं उन्हें मज़ीद निखार मिल जाता है। तलबा जो होते हैं वो गौर फिक्र करते हैं, वो उनकी सलाहियतें मज़ीद बेहतर हो जाती हैं, गैर निसाबी मुताले का शौक़ उनके अंदर पैदा हो जाता है। तफ़हीम नसर, अब वो जब हम बात करते हैं 6-8 क्लास के बच्चों की, जब उन्हें अशार दिए जाते हैं तो वो आसानी से उनकी तफ़हीम कर सकते हैं, यानी उन्हें समझ सकते हैं, उनकी तशरीह कर सकते हैं, खामोशी से वो मुताला कर सकते हैं, मुकम्मल इत्तिकाज़ पैदा कर सकते हैं अपने इल्म के ऊपर या अपनी वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर, मतलब जो सबक पढ़ रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपकी ये लेक्चर्स नहीं है। तफ़हीम शेर, अब तफ़हीम शेर के अंदर अगर हम देखते हैं ना 8 क्लास की स्टूडेंट की, तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या उनसे टीचर किस बात की तवक्को करती है। टीचर जो है वो कोई से भी आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो या आपको 10 के 10 पॉइंट नहीं याद करने होते। तलबा जो होते हैं वो शायरी को ऐसे लवाज़मात के मुताबिक पढ़ने पर कादिर हो जाएं। तलबा जो है वो नज़म के मजमूई तासुर से आगाही पर कादिर हो जाएं, यानी वो देखें और उन्हें फ़ौरन से समझ आ जाए। वो तशबीह के बारे में जानते हों, इस्तारा के बारे में जान रहे होते हैं। तलबा जो होते हैं वो आराम से अपना मरकज़ी ख्याल लिख सकते हैं किसी भी नज़म का। कवायद हैं जी कुछ हमारे पास आगाही और ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे के। तलबा जो होते हैं वो इल्म सर्फ़ की बुनियादी मबाहिस से आगाह हों और इन्हें मुफ़रद और मुरक्कब अल्फाज की नौइयत और साख्त का इल्म होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में यानी मिड टर्म में कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगी। तलबा जो है वो इसमें फ़ेल और हर्फ से आगाही रखते हों, इन्हें कलमा की इन मुख्तलिफ सूरतों की ज़ैली इक़साम का इल्म होना चाहिए, उन्हें उनकी लुग़त बीनी का शौक़ होना चाहिए, अल्फाज का ज़ख़ीरा बच्चों के पास सही होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती, किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पता कर सकते हैं। इंशा की महारत, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जी इंशा की महारत। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अमली तहरीरों के हवाले से तलबा ख़त, दरख्वास्त और रसीद लिखने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ मज़मून नवीसी के एक बुनियादी असूलों की, अगर हम बात करें ना तो बच्चों को पता होना चाहिए कि मज़मून नवीसी के बुनियादी असूल हैं क्या। वो कम अज़ कम 150 से 250 अल्फाज की तवालत मज़मून लिखने पर कुदरत रखते हों, यानी कि वो उस पर सलाहियत रखते हों, वो आसानी से ये सारी बातें लिख सकते हों। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ज़हनी फ़िक्री तरबियत। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो निसाब में बहुत सारे ऐसे असबाब शामिल हो जाते हैं जिन पर बच्चों को सोचने और गौर करने की मतलब ज़रूरत होती है और उनके अंदर ये आदत पड़ जाती है। तो इस एक आदत की वजह से ना निसाब का एक बहुत बड़ा हदफ जो होता है वो अबूर हो जाता है। यानी कि तलबा जो होते हैं सिंपल गौर फिक्र के आदि नहीं होते, इन्हें अपने मसाइल खुद हल करने की भी आदत हो जाती है। बच्चों में कौमी शऊर पैदा हो जाता है, वो अपने कौमी तशख़्ख़ुस पर फ़ख्र करते हैं।
وہ اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ تاریخ مختلف جو پاسٹ میں رہنما گزرے تھے انہیں وہ اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 25. جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں لیکچر نمبر 26. یعنی 23 سے ہم سٹارٹ ہوئے اب 26 پر آ چکے ہیں. سبق کی تیاری آپ کا ٹاپک ہے 26 کا. تو سبق کی تیاری سے مراد کیا ہے؟ سبق کی تیاری سے مراد ذہنی ترتیب و تنظیم کی وہ تحریری صورت ہے جس کی روشنی میں تدریسی عمل تشکیل پاتا ہے. بہت آسان کروں تو میں کہوں گی کہ پڑھانے سے قبل ہم پہلے کچھ طے کر لیتے ہیں نا کہ آج ہم یہ پڑھائیں گے, ہم اس طرح لیکچر دیں گے, ڈفرینٹ ایگزامپلس دیں گے. تو یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے نا, اس سارے پروسیس کو سبق کی تیاری کہا جاتا ہے. اس کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو معیاری طور پر تیاری اگر معیاری طور پر کی جائے نا تو معلم کبھی بھی تدریس کے عمومی اور خصوصی مقامات کو فراموش نہیں کر سکتا. یعنی کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ سب کچھ طے کر کے کلاس کے اندر آتا ہے نا تو وہ آسانی سے زیادہ پراثر انداز میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے, یعنی ان کی تدریس کر سکتا ہے. تدریسی عمل میں خاص ترتیب آ جاتی ہے, سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے باعث ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ آسانی سے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے بغیر کسی ڈیفیکلٹی کے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. سبق کا اگر ہم تیار رکھیں گے تو ہمیں ٹیچر کو پتہ ہوگا, ایز اے ٹیچر ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا پڑھانا ہے, کس طرح پڑھانا ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ منزل ہے کیا, لیکن اگر ہم ترتیب سے چلتے ہیں تو ہم پورے راستے کو دیکھ کے پراپر سیٹ اپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے چلتے ہیں تو آسانی سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک امپورٹنٹ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ ہربرٹ, یا یوں کہہ لیں کہ مختلف اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ دانوں کے اقوال کیا تھے, ان کے اقدام کیا تھے. ہمارے پاس ماہر تعلیم آتے ہیں جی ہربرٹ اسپینسر, جنہوں نے تدریسی عمل کے لیے 5 تدریسی اقدامات کیے تھے. پہلا تھا تیاری, سیکنڈ تھا پیشکش, تھرڈ تھا توضیح و تشریح, فورتھ آپ کے پاس عمومیت تھا, اور اطلاق و عادہ تھا. تیاری سے مراد جی وہ مرحلہ جس میں معلم تدریسی عمل شروع کرتا ہے, مطلب وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح تمہید باندھنی ہے, کون کون سے الفاظ یوز کرنے ہیں, کس طریقے سے چلتے ہوئے وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے. پیشکش بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے عمل کو اسپینسر نے پیشکش کا نام دیا تھا. اسپینسر جو تھا وہ سرسری تعارف سے اپنے آغاز کیا کرتا تھا. اس کے نزدیک جب معلم مجموعی تعارف کروا دینا تو مجموعی تاثر سے بچوں کو آگاہ کر دینا تو بچوں کے وہ انتہائی مختصر تعریفی خلاصے کی وجہ سے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. باقی اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا. تدریسی عمل مکمل ہو جانے کے بعد اسپینسر جو تھے نا وہ اطلاق و عادہ کی بات کرتے ہیں. اب اطلاق ہے کیا؟ اطلاق ہوتا ہے پڑھائے گئے سبق کو زندگی سے جوڑ کر اس کی افادی حیثیت کو واضح کرنا. جبکہ عادہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبق کی تفہیم ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سارا سمجھ آ رہا ہوگا. اردو میں ہجوں, الفاظ, عبارتوں اور قواعد کا علم دینے والے اسباق کو وقوفی یا معلوماتی اسباق کہلاتے ہیں. پیش کی تیاری سے مراد کیا ہے؟ اس سے مطلب ہوتا ہے کہ سبق پڑھانے سے قبل تمہید باندھی جائے اور سبق کی تدریس شروع کرنے کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. اہم مقامات بتا دیے جائیں, اہم نکات کو ترتیب دے دیا جائے. پیشکش کے اندر ہم خاکے کی تیاری کرتے ہیں, یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کس طریقے سے چلتے ہوئے ہم اچھے سے بچوں کو ہر چیز سمجھا سکتے ہیں. ذوقی و استحسانی اسباق کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ اسباق ہوتے ہیں جن کے ذریعے بچوں میں نظم و نثر کا شوق پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ پوئٹری کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 26. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ اور پسند دونوں آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.